अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। शहर कायद, नाकिस सफाई, बारिशों से तबाही और फिर कातिल बिलबोर्ड। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामिया के खिलाफ सख्त रिमार्क्स। मेयर कराची से मुतालिक सख्त रिमार्क्स भी दिए। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन है, मेयर कराची की मुद्दत इख्तिताम की जानिब शहर कायद का अगला वारिस कौन हो सकता है, और फिर तस्करा करेंगे लाहौर में हुई जल थल के बाद सैलाबी कैफियत का। आपको ये भी बताएंगे कि अफसरान की दौड़ें आखिर कैसे लगवाई जाती हैं। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा, एक ही रात में एक ही खानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदू कत्ल। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के असल मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, ये भी आज के दस्तक में जानने की कोशिश करेंगे। मसाजिद हैं या तफरीगाहें, खुदा के घर को वीडियो शूटिंग के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मस्जिद वजीर खान वाक़े का जिम्मेदार कौन है, और फिर बताएंगे कि फाका कैसे मिटाया जा सकता है। आज के दस्तक का आगाज एक ऐसे शहर से करते हैं कि जिसका मुकद्दर रोशनियां थी, मगर आज उसका मुकद्दर बरसाती नाले और गंदगी है। या मेरी मुराद शहर कायद यानी कराची से है। वही शहर कायद, वही कराची जिसे गेट वे टू प्रोग्रेस कहा जाता है, वही शहर कायद जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। आज उस शहर में अगर ये कहा जाए कि ये रोशनियों का शहर है, तो शायद ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगेंगी और आने वाली नस्लें ये जुमला सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाएंगी, क्योंकि आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और डर है कि ये सूरत हाल अगर ऐसी ही रही तो खुदा ना खास्ता कराची का नक्शा तब्दील ना हो जाए। आज मामला ये है कि शहर कायद के बासी जब सड़कों पर निकलते हैं तो बिल बोर्ड्स उनके सर पर क़यामत सोहरा बनकर गिरता है। शहर कायद के बासी जिस वक्त यहाँ की ज़मीन पर हैं, धरती पर पाँव रखकर चलने की कोशिश करते हैं तो 440 वोट के झटके शहर कायद के बासियों को लगते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिली जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची के स्टेक होल्डर्स पर बड़ी बरहमी का इजहार किया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे शहर में बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हर जगह आपको बिलबोर्ड्स नजर आएंगे। अगर ये बिलबोर्ड्स गिर गए तो बहुत नुकसान होगा। इमारतों पर इतने बिलबोर्ड्स लगे हैं कि खिड़कियां बंद हो गई हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, हर आदमी खुद मार्शल्लाह बना बैठा है। सिंध हुकूमत की रट कहां पर है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि कोई है जो इस शहर को साफ करे। आपका आना जाना उस जगह से है जहां शहर साफ होता है। यहाँ बच्चे गटर के पानी में रोज डूबते हैं। मेरी गाड़ी का पहिया भी गटर में चला गया था। ये भी आप लोगों का शहर है। मुझे तो लगता है कराची के लोगों के साथ दुश्मनी है। सिंध हुकूमत की भी इस शहर से दुश्मनी है, लोकल बॉडीज की भी दुश्मनी है। मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं है तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? मेयर कराची के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आप कब जाएंगे? मेयर कराची वसीम अख्तर ने जवाब में कहा कि 28 अगस्त को मुद्दत खत्म होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जाओ, जान छोड़े शहर की। मुस्तकिल कराची के मेयर ने शहर को तबाह कर दिया है। कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं, जेब भरकर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता है। के इलेक्ट्रिक से मुतालिक भी रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक वाले भी यहाँ मजे कर रहे हैं। बिजली वालों ने बाहर का कर्जा कराची से निकाला है कि इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में डाल दिया जाए, कि इलेक्ट्रिक की पूरी इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। हम हुक्मनामा भी जारी करेंगे। माफिया हुकूमतों को पाल रही है। हुकूमतें इस माफिया का क्या बिगाड़ेंगी? अगर कुछ किया तो हुकूमतों का दाना बंद हो जाएगा। FTC पर सारी खटारा इमारतों पर बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये भी कहा कि कार्रवाई करके तमाम साइन बोर्ड्स हटा दे। तमाम सरकारी मकामात से बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटा दे। निजी इमारतों पर लगे खतरनाक साइन बोर्ड्स भी फौरी तौर पर हटाए जाएं। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कराची को लेकर 12 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मगर कराची शहर को कोई ओन करने वाला नहीं है। आज मेयर कराची वसीम अख्तर ने अदालती प्रोसीडिंग्स के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। कराची के लोग 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देते हैं। वो कहाँ जाता है? अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है 70% अथॉरिटी मेरी नहीं है, सिर्फ 30% है, और फेडरल गवर्नमेंट की 70% अथॉरिटी है। अथॉरिटी कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। तो फिर ये टैक्स जो पैसे जमा करते हो कराची से, वो कहाँ जाते हैं? अवाम ने तो इलेक्ट कर दिया, अवाम ने तो वोट डाल के मेयर बना दिया, मगर आर्टिकल 140A मेरी चीफ जस्टिस साहब से मुदबाना रिक्वेस्ट होगी कि आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन की जो मेरी पिटीशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको टेकअप करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे, ताकि कराची के लोगों का भला हो जाए। जब तक आर्टिकल 140A की पिटीशन पे फैसले नहीं आएंगे, कराची का जो हाल है इससे ज़्यादा बदतर होगा।
तो 2017 से मेरी ये पिटीशन पेंडिंग है। मैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी की एप्लीकेशन भी लगा चुका हूँ, मगर अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। कराची के हालात जब तक नहीं सुधर सकते, जब तक आर्टिकल 148 इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसी मामले पर बात करने के लिए इस वक्त खुद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, ये बताइएगा कि आपके ओहदे की मियाद क्योंकि 28 अगस्त को ख़त्म हो रही है, तो बतौर मेयर आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? देखिए, कारकर्दगी से उस वक्त आदमी मुतमईन होता है जब उसके पास सारी अथॉरिटी हो और सारे रिसोर्सेज हों जो उसको मिलने चाहिए। जाहिर है मुझे 4 सालों में मेरे सारे रिकॉर्ड पे हैं, स्टेटमेंट्स भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, और मेरी पिटिशन आर्टिकल 140A की सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। वो अगर इम्प्लीमेंट होती है, उस पर कोई फैसला आता है, तो ये बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा। इस वक्त पूरे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम ना होने के बराबर है। इलेक्शन तो करवा दिए, सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, मगर जो इलेक्ट होके आए लोग वो पूरे मुल्क में कुछ नहीं कर सके। ये 4 साल मेरे अकेले के जाया नहीं हुए हैं, पूरे निज़ाम के जाया हुए। निज़ाम फेल हुआ है, 140A आर्टिकल फेल हुआ है। पूरे पाकिस्तान में किसी ने, कोई इलेक्टेड मेयर या डिप्टी मेयर या चेयरमैन या काउंसलर ने कोई ऐसा डिलीवर किया है? नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, फेयर इनफ। यानी बतौर मेयर आर्टिकल 140A का ना होना, उसकी इंप्लीमेंटेशन ना होना, बुनियादी तौर पर मेयर के बाइख्तियार होना जो है वो वजह है, और इस वजह से आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। तो वसीम अख्तर साहब, एक और सवाल जो किया जाता है वो ये है कि जब मेयर ये समझते हैं कि बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं है, मेयर एम्पावर्ड नहीं है, उसके पास इख्तियारात नहीं है, तो आपने बतौर मेयर कराची अपने ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दिया फिर इन 4 सालों में? मुझे कराची के 3 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है। इस्तीफा देता हूं मैं, कोई गारंटी दे दे कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे? मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं इस निजाम को मजबूत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन मौजूद है। लेकिन वसीम अख्तर साहब, फिर कराची के लोग तो शटल कॉक बने हुए हैं ना, मेयर कराची, वजीर आला सिंध और फिर वफाक के माबैन को मिले ताकि लोगों के मसाइल हल कर सकें। जब तक ये इंप्लीमेंट नहीं होगा 140A, मसला हल नहीं हो सकता। चाहे आप सुपरमैन बिठा दो लाके कराची में, जब तक उसको फाइनेंस फंड्स नहीं मिलेंगे, इख्तियार नहीं मिलेगा, वो डिलीवर नहीं कर सकता। हमारी ये जंग है सो कॉल्ड जमहूरी जमातों से। इस थर्ड टियर को कोई भी मजबूत होने नहीं देना चाहता। अल्लाह अल्लाह करके हमने 140A इंडक्ट कराई आइन के अंदर। हम चाहते हैं वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो डायरेक्ट कनेक्ट होती है आवाम से, वो गवर्नमेंट मजबूत हो। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वसीम अख्तर साहब आज वफाकी हुकूमत से भी किया है, और आपके सामने है वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त पंजाब में भी यकीनन मैंडेट है, उनके पास KP में भी मैंडेट है, बलूचिस्तान के अंदर उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन इन सूबों के अंदर भी तो बल्दियाती निज़ाम एम्पावर्ड नहीं है, बल्कि बल्दियाती सिस्टम तो है ही नहीं यहाँ पर। जिस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई तो उस वक्त सबसे पहले बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया गया। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से कि वो बल्दियाती इदारों को मजबूत करेगी, एम्पावर करेगी एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करता हूं। मेरी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं कि मेरी पिटीशन 24/2017 पेंडिंग है। उसी ने ये इलेक्शन कराए थे, सो मोटो लिया था, तो इलेक्शन तो हो गए, इलेक्ट होके आ गए, मगर फायदा क्या हुआ? अगर इन्हीं इख्तियारात और वसाइल के साथ फिर से इलेक्शन कराने हैं तो ना कराएं इलेक्शन, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं इसी मॉडल के तहत तो क्या MQM पाकिस्तान कंटेस्ट करेगी? कंटेस्ट तो देखिए, हम सियासी जमाते हैं, कंटेस्ट हम सियासी जमाते हैं, कंटेस्ट तो मैं करूंगा। मैं मैदान ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरा वोट बैंक है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आप मुतमईन नहीं है अपनी कारकर्दगी से, फिर ऐसे ही होता है तो यकीनन एक बोझ तो रहता है ना फिर वसीम अख्तर साहब, कि फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा। हर आदमी नहीं ले सकता ये चैलेंजेस। बोझ तो मैं उठाए हुए हूं 4 सालों से। मैं जंग लड़ रहा हूं पूरी, अपने लिए नहीं, पूरे निजाम के लिए। मैं तो कल चला जाऊंगा, मैं तो कल चला जाऊंगा। मेरा अगर कोई फैसला होता है
मेरी जद्दोजहद से, तो फायदा किसी और को होगा, ये निजाम मजबूत होगा, यहाँ के मसले हल होंगे। बिल्कुल ठीक है। वसीम अख्तर साहब, 28 अगस्त को आप तो चले जाएंगे, यानी आपके ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बोझ जो कराची की आवाम उठा रहे हैं, वो भले बिल बोर्ड्स की सूरत हो जो उन पर क़यामत सुगरा बर्पा होती है, वो भले के इलेक्ट्रिक के 440 वोल्ट के झटके हो, या फिर बरसाती नाले हो, या गंदगी हो, वो बोझ जो कराची की आवाम उठा रहे हैं, जिन्होंने आपको मैंडेट भी दिया है, फिर उनका क्या? जिन इश्यूज पे आपने इशारा किया है, बदकिस्मती से ये डिपार्टमेंट मेरे पास है ही नहीं। और जो ये बोझ की बात कर रहे हो, ये बोझ आज का नहीं उठा रहा कराची का आदमी, ये 12-15 साल से ये बोझ उठा रहा है। यानी कराची के अवाम के मुकद्दर में लिख दिया गया है कि जब तक कराची है, कराची की अवाम है, उन्हें ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इसी तरह पॉलिसीज रही हुकूमतों की, चाहे वो फेडरल हो चाहे सूबाई, तो जाहिर है अवाम बर्दाश्त कर रही है, भुगत रही है। नलों में पानी नहीं आ रहा, टैंकरों में पानी मिल रहा है, खरीद लोग बेच रहे हैं पानी को। ये बदनसीबी है। और ये शहर पूरे मुल्क को चला रहा है। 65% इस्लामाबाद को देता है, 95% सिंध को देता है। वो जंग लड़ रहा हूं मैं। वसीम अख्तर साहब, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कहते हैं कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर मुतहर्रिक दिखाई देते थे, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल मुतहर्रिक दिखाई देते थे, उस तरह वसीम अख्तर मुतहर्रिक और मैदान अमल में दिखाई नहीं दिए। उनका ये कंसर्न किस हद तक जायज़ है, आप समझते हैं? देखिए, अभी इनको टाइम लगेगा। इनके पास ना एक्सपीरियंस है, ना इन्होंने रिसर्च की है कि असल मसला क्या है। जिन दोनों का नाम लिया, ये सारे महकमे पहले उनके पास थे। 29 अरब रुपए मुशर्रफ साहब ने दिए थे कैश, सारे महकमे उनके पास थे। आज मेरे पास वो महकमा एक भी नहीं है, तो कंपेयर कर नहीं सकते आप। 2001 का एक्ट और 2013 का एक्ट को कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो सारे महकमे इन लोगों के पास जो थे पहले, वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। मेरे पास ये एक भी महकमा नहीं है। वो मुतहरिक तो होंगे, जाहिर है जब फंड्स होंगे तो आदमी मुतहरिक होता है, चीजें रिजॉल्व करता है। मेरे पास तो ना वो डिपार्टमेंट्स हैं, ना वो फंड्स हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक हिकमत अमली बताई। वो कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकसीम किया गया, मुताद्दिद डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए, अगर दोबारा से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। क्या आप उनकी ये जो रिकमेंडेशन है उससे इत्तफाक करते हैं? मैं जब इलेक्ट होके आया मेयर, तो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये मुतालबा किया था, और पिटीशन जो डाली है 140A की, उसमें भी ये मुतालबा किया है कि कराची एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे इस्लामाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर एक डिस्ट्रिक्ट है, फैसलाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर एक डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी एक डिस्ट्रिक्ट है। कराची को जान के डिवाइड किया गया है 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ये गलत है, कराची के साथ नाइंसाफी है ये। अच्छा वसीम अख्तर साहब, थोड़ी देर के लिए जरा बल्दियाती हुकूमत को एक साइड पे रख के ये देखते हैं कि इस वक्त सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का क्या रोल है। आज आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 70% लैंड कंट्रोल अगर सिंध के पास है, फिर 95% जो टैक्स है वो सिंध गवर्नमेंट को जाता है, 65% टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। सिंध हुकूमत कहती है नहीं 30% हमारे पास है, फिर बकिया 70% वफाक के पास होगा। तो बुनियादी तौर पर असल इशू है कहाँ पर? क्या सिंध हुकूमत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या वफाकी हुकूमत जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है? अगर आर्टिकल 140A इंप्लीमेंट हो जाए तो ये सारे इख्तियारात मेयर के मातहत आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पावर होगी, आप लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन आपको एम्पावर ना करने के पीछे कौन है? सिंध हुकूमत है? दोनों। देखें, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि किसी भी सो कॉल्ड जमहूरी जमात ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। वो नहीं चाहते कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत हो। वो चाहते हैं ये पैसा सारा जो नीचे लोगों के लिए लगना चाहिए, ये MNAs MPAs अपने हिसाब में लगाएं। ये एक पॉलिटिकल ब्राइब है। बिल्कुल सही। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर भी ये कहती रही थी कि वो कभी भी फंड्स MNAs और MPAs को नहीं जाने चाहिए हैं, बल्कि वो बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतकिल होने चाहिए हैं। अभी तक वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से क्लियर नहीं है। दावे तो होते थे अपनी कैंपेन्स के अंदर भी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं दिखाई नहीं दे रही। होना तो उसूलन यही चाहिए। और आप ठीक कह रहे हैं कि जमहूरी अदवार के अंदर
जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको फाल करने के हवाले से, एम्पावर करने के हवाले से कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन दूसरी रिजीम्स के अंदर ऐसा होता रहा है, अपनी लेजिटिमेसी के लिए हो या फिर किसी और के लिए। मुशर्रफ दौर के अंदर आप देख लें कि किस तरह से बल्दियाती एक सेटअप प्रपोज भी किया गया, दिया भी गया और एक कामयाब निज़ाम था, लेकिन जैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आती है उसको भी ओवरथ्रो कर दिया जाता है। बिल्कुल, यू आर राइट, आई एग्री विद यू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यही जंग लड़ रहा हूं मैं, 4 साल हो गए, खत्म होने वाले हैं। आपको क्या लगता है अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? आर्टिकल 140A की जो जंग आप लड़ रहे हैं, ये कानूनी जंग है, ये मामला इस वक्त कहां है और फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इसका? आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट में आपके सामने मेरी पिटीशन पेंडिंग है, उसको टेकअप कर लें। ये इख्तियारात जो मिलने चाहिए मेयर को वो दिलवा दें तो ये मसले हल हो सकते हैं, वरना इसी तरह के अब मैं क्या बताऊं आपको, लोग मसलों में उलझे रहेंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप कुछ बताइए, क्योंकि ये आखिरी बार है, फिर 28 अगस्त को बयात खत्म हो रही है। हम तो चाहते हैं कि आप अपना दिल हल्का करके जाएं, बताएं तो सही आवाम को कि मेयर कराची के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बोझ है, बोझ हल्का कीजिए, आवाम के सामने बताइए। सारे प्रेशर्स मैं ही ले रहा हूं, आज का भी ये जो प्रेशर है ये मैंने ही लिया है। मैं नहीं चाहता आने वाला मेयर ये प्रेशर्स ले। मुझे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है, ये मैं प्रेशर ले रहा हूं, चाहे वो जेल हो। मैंने जेल से इलेक्शन जीता है। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि मेयर जेल से इलेक्ट हुआ हो। ये मिसाल वाहिद है जो मैं सामने हूं आपके। पाकिस्तान में जितने भी शहर हैं, आपको उन शहरों के मेयर का नाम याद नहीं होगा, आपको सिर्फ कराची के मेयर का नाम पता है। ये मैं जद्दोजहद कर रहा हूं और मैं नहीं चाहूंगा कि इस किस्म के एपेक्स कोर्ट के, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के रिमार्क्स कोई और मेयर भी ले, जो कि मुझे बहुत, मैं हर्ट हुआ हूं उससे, और ये एक पर्सनल किस्म का रिमार्क्स थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। और ये रिमार्क्स जो थे, इससे आवाम भी हर्ट हुई है, जो मुझे वोट डाल के लेके आई है। मैं भी हर्ट हुआ हूं, ह्यूमिलेशन हुई है। मैं इलेक्ट होके आया हूं, सेलेक्ट होके नहीं आया। मैं जेल में इलेक्शन जीता हूं, आप भी जानते हो, आपका चैनल जानता है कि मुझे किस तरह से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली थी। और उसके बाद 40 केस डाले गए मुझ पे। आज भी मैं कोर्टों को भुगतता हूं, जजेस के सामने खड़ा होता हूं। और लेकिन वसीम अख्तर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये पर्सनल रिमार्क्स थे अदालत उज़्मा की तरफ से, जब कोई रिमार्क्स दिए जा रहे थे कोर्ट में ऑनरेबल जजेस की तरफ से, तो यकीनन वहाँ कोई क्वेश्चन मार्क तो है। और आप कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई अगला मेयर आता है उसे भी ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या है असल में डिफिकल्टीज और चैलेंजेस क्या है जो मेयर कराची की पोजीशन पर रहकर बर्दाश्त करने पड़ता है? आर्टिकल 140 इंप्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट, आने वाले मेयर को इख्तियार मिल जाए, ताकि आने वाले मेयर के लिए चैलेंजेस क्या होंगे वसीम अख्तर साहब, ताकि क्लियर हो जाए ना, आने वालों को भी पता रहे कि ये चैलेंजेस हैं जो वसीम अख्तर साहब को भुगतने पड़े, ये हमें भी भुगतना पड़ेंगे, इससे गुजरना पड़ेगा। 4 साल यही प्रचार किया है ना, 4 साल यही हैमरिंग की है ना कि मेयर के पास वो वसाइल इख्तियारात नहीं है, नहीं डिलीवर कर सकते। उनका जो हक है वो मारा जा रहा है, कराची के लोगों का हक मारा जा रहा है। तो इलेक्शन क्यों कराया था? फिर नहीं कराते इलेक्शन। अगर कराया था इलेक्शन तो आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन सही तरह से करके उसको इंप्लीमेंट करवाते। लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस होते रहेंगे, MQM पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करती रहेगी, वसीम अख्तर साहब फिर कंटेस्ट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि वो हर्ट हुए हैं। बार कैफ जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आर्टिकल 140A जब लेटर इन स्पिरिट इंप्लीमेंटेशन जब तक उसकी नहीं होती है तब तक कराची के मसाइल अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। बार कैफ कराची के अवाम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और कराची के अवाम इस वक्त बल्दियाती हुकूमत, सिंध हुकूमत और फिर वफाकी हुकूमत के दरमियान एक शटल कॉक बनी हुई है। जहाँ कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, वहीं एक मसला आज
सूबाई दारुल हुकूमत, पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर भी देखा गया है। वहां पर भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही, नदी नालों का मंजर पेश करती रही। वसीम अख्तर साहब जब ये कह रहे हैं कि जब मेयर का नाम आता है तो कराची के मेयर का नाम जो है वो जबान पर आता है, सब जानते हैं। लेकिन ये वसीम अकरम प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को प्यार से वसीम अकरम प्लस कहते हैं। ये वसीम अकरम प्लस के अपने सूबे, उसके दारुल हुकूमत लाहौर के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे लाहौर डूबा हुआ है। कराची के मंजर तो आप देखते हैं, लेकिन ये लाहौर के मनाजिर हैं। ये वो सड़कें हैं जिसको खादिम आला पंजाब अपने दौर के अंदर ये कहते थे कि लाहौर को पेरिस बनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त लाहौर के क्या मनाजिर है वो आप देख रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जब सड़कों पर निकलते हैं तो उस वक्त क्या आलम दिखाई देता है और उस वक्त कैसे एक एक्टिविटी और मोबिलाइजेशन शो करने की कोशिश की जाती है, ज़रा उसकी झलक भी मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी दिखाइए कि जिस वक्त वो गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं और उसके बाद एक हेडलाइन बनती है और एक खबर चलती है कि उस्मान बुज़दार साहब सड़कों पर निकले हैं, एक तूफ़ानी दौरा हुआ है और उन्होंने विटनेस किया है कि शहर के अंदर क्या हो रहा है। वो क्या होता है और कैसे अफसरान की दौड़ें लगती हैं, ज़रा वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक ब्रेक पर जाएंगे। सीएम साहब हल्का सा इधर देखेंगे, ये देखिए बस ठीक है, बस गाड़ी चलाते हो गई। वेलकम बैक। इंडिया की रियासत राजस्थान के जिला जोधपुर में एक खेत से इतवार के रोज एक ही खानदान के 11 ऐसे अफराद की लाशें मिली थी जो सन 2015 में पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया मुंतकिल हो गए थे। पाकिस्तान से हिजरत करके इंडिया आबाद होने वाले इस हिंदू खानदान का अब सिर्फ एक ही फर्द 37 साल केवल राम ही जिंदा बचा है, जिसे इंडियन पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। उसे शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध की भेल बरादरी से था। जिला सांगड़ के इलाके शहदादपुर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक छोटे से गांव ताजिन डाहरी में खेती बाड़ी करने वाले इस खानदान के अफराद सन 2015 में इंडिया मुंतकिल हो गए थे। जोधपुर पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान किराए पर खेत लेकर मेहनत मजदूरी करता था और इसी से अपना पेट पालता था। मरने वालों में केवल राम के वालिदैन के अलावा एक भाई और 3 बहनें, एक बेटी और 2 बेटे भी शामिल हैं। मरने वालों में 75 साल बुढ़ा राम खानदान के सरपरस्त थे। भारतीय रियासत जोधपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़या है। वहां पर जहां मुस्लिम अक़लियतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं हिंदू कम्युनिटी जो है वो भी बेसरो सामानी के आलम में है। शहरियत के कानून के बाद से वेलकम तो किया जा रहा है कि बड़े सगीर से खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट में बसने वाले हिंदुओं को भारत आने की दावत दी जाए, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो देखा जा सकता है। सिर्फ वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, हिंदू कम्युनिटी नहीं है जो इस वक्त आरएसएस और मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसके हिंदुत्व नज़रिए का शिकार हो रही है, बल्कि इस वक्त वहाँ पर सिखों के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला है। खालिस्तान तहरीक उठने का मामला, उसके पीछे भी पसे पर्दा जो मुहर्रकात हैं उसमें एक ग्रंथि देखा जा सकता है जिसको बुरे तरीके से मारपीट का निशाना बनाया गया है। अब मोदी सरकार की जानिब से भारत को तकसीम करने की जो रविश जिस पर इस वक्त मोदी सरकार चल रही है, उससे ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो परेशान है, ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी परेशान है। पाकिस्तानी हिंदू खानदान के साथ जो कुछ हुआ, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि जोधपुर के अंदर 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की पुरस्कार मौत, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। जितनी मजम्मत की जाए इस वाक़े की वो कम है। इस वक्त पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पास इस वाक़े से मुताल्लिक क्या मालूमात पहुंच चुकी हैं? क्या ये वाक़या खुदकुशी है या इस वाक़े के पीछे कोई और है? इसके पसे पर्दा मुहर्रकात से मुताल्लिक आपके पास क्या मालूमात है डॉक्टर साहब? देखिए, पहले तो मैं दस्तक प्रोग्राम में इस हवाले से टॉपिक को लेने के ऊपर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के लिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो दुनिया के कोनों की तरफ देखते हैं, उसमें इंडिया सरफहरिस्त होता है। कोई दुबई जाता है, कोई इंडिया जाता है, कोई कनाडा, मतलब यहाँ से फिर चले जाते हैं। तब भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने बिजनेस या आप अपने आगे पढ़ाई के लिए कहीं जाएं तो और चीज़ें, मगर सेफ्टी के हिसाब से आप जब भी अपनी धरती को छोड़ते हैं तो आप सुखी नहीं रहते हैं। इस खानदान का ताल्लुक शहदादपुर के एक गाँव है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का, वहाँ से उनका ताल्लुक है और वहाँ पे इनकी फैमिली का एक प्रॉब्लम था। उनकी बच्ची जो है वो थी, एक अवामी तहरीक थी, उसके अंदर वो काम करती थी और काम करने के बाद उनके साथ 1-2 शादी के इशू हुए, एक स्कैंडल 2 हुए,
जिसके बाद वो पूरी फैमिली जो है यहाँ से माइग्रेट होके गई और वो वहां पे जोधपुर में जाके उन्होंने असाइलम लिया। 2012 में वो फैमिली वहां पे जाती है, उनकी बच्चियां वहां पे 2 हेल्थ वर्कर भी बनती हैं, मगर 8 साल के बाद भी इंडिया की बड़ी दावाएं हैं कि जो भी यहाँ पे हिंदू कहीं पे भी तकलीफ है और वो वहां पे आ जाए, स्पेशली इस वक्त जो हुकूमत चल रही है बीजेपी की, उसके अंदर ये है, मगर वो दावाएं वहां पे गलत साबित होती है। जब ऐसे वाकयात होते हो, चाहे उन खानदानों ने मजबूरी में हालात देके खुदकशी की हो, चाहे उनका मर्डर किया हो, दोनों सूरतों में उनकी हालात की जवाबदारी, उनकी देखभाल की जवाबदारी जो वहां पे हमेशा वेलकम करते हैं, उस गवर्नमेंट की है। ठीक है, और इस मामले को देखकर ये लगता है कि दोनों सूरतों के अंदर इस खानदान के लिए माहौल बड़ा घुटन ज़दा था। और हमारी मालूमात ये बता रही है कि ये लोग वापस आना चाहते थे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, ये लोग वापस क्यों आना चाहते थे भारत? जब ये चले गए तो यकीनन वहां पर हालात साजगार नहीं होंगे, तभी वापस आना चाह रहे थे। जब पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं तो फिर वो वापसी के दरवाजे वैसे ही उनके लिए बंद हो जाते हैं। अब बीजेपी की गवर्नमेंट ये कह रही है कि वहां पे ये हुकूमत राजस्थान में जो है वो कांग्रेस की है, जिसकी वजह से है। भाई फेडरल गवर्नमेंट की आप पॉलिसी बनाते हैं, आप इस तरीके से जो है वो लोगों की देखभाल नहीं कर सकते तो आप वेलकम नहीं करें। मैंने तो कल अपना प्रेस रिलीज ये जारी किया है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपनी दिल्ली हाई कमीशन के थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से इस खानदान के बारे में सारी तफसील भी ले कि इसकी वजूहत क्या थी, क्या इनके साथ हुआ, कहां कहां ये रहे, इनकी राशन कार्ड की क्या सूरत हाल है, और आगे चल के जो लोग जो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं, वो FIA के पास, हमारे पास भी डेटा है, उधर भी डेटा है, हम उनके लिए माहौल साजगार बनाए। पे भी गवर्नमेंट में था और उस वक्त मैंने एक रोल इख्तियार किया परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, और मैंने उस टाइम पे जो है वो लोग जो माइग्रेट होके गए थे वो वापस यहाँ पे माइग्रेट हुए थे, रीमाइग्रेट हुए थे, तो वापस जो है वो वापस आए थे। तो ऐसे हालात जो है आजकल जो स्पेशली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो माइनॉरिटीज के हवाले से बहुत कीन इंटरेस्टेड है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, जब शहरियत के कानून के बाद भारत खुद वेलकम कर रहा है कि जहां हिंदू कम्युनिटी बस रही है, खुसूसन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो भारत में आ जाएं, जब वो वेलकम कर रहे हैं शहरियत के कानून के बाद, तो उसके बाद जो वहां पर मौजूद हिंदुओं के साथ सलूक किया जा रहा है, खुसूसन इस केस के अंदर जो देखा गया है, तो इन दोनों को कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो आप वेलकमिंग एटीट्यूड दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा सलूक कर रहा है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा आईना है। वो लोग जो इस सिटीजन एक्ट बिल को देख के जो गुमराह हो रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जो सोच रहे हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या हम सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जा रहे हैं, हम इंडिया के अंदर हमारी जल्दी नेशनलिटी हो जाएगी, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। एक टेस्ट केस होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट के लिए। हमारी गवर्नमेंट इन 11 जो डेड बॉडीज जो देखी गई है, जो उनके हवाले से बाकायदे उसको देखे, उनका केस उठाए, इंटरनेशनली उसको देखे कि ये सिटीजन एक्ट एक तरफ बिल है और दूसरी तरफ अपनी एम्बेसी के थ्रू उनसे पूछे कि इनकी वजूहत क्या है, और उनको मीडिया के थ्रू, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंडिया के अंदर मीडिया के थ्रू भी उनके ऊपर आईना दिखाना चाहिए। हिंदू काउंसिल ने भी, आपने भी इसको इंटरनेशनल फोरम पे उठाने का इंदिया दिया है। आप किस फोरम को इस्तेमाल करेंगे, कैसे चैनलाइज करेंगे, किस तरह ड्रम बीटिंग होगी ताकि ये दोज पीपल मस्ट बी टेकन इनटू टास्क? तो आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है इसके लिए? देखिए, मैंने तो अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है और मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक होती है जन्म देने वाली माँ जो जन्म देती है, और दूसरी होती है रिस्क देने वाली माँ जो रिस्क देती है। धरती माता का दर्जा रखती है, जो अपनी धरती के साथ गद्दारी करके और इस तरीके से असाइलम जो लेता है वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रहता, क्योंकि उसने अपनी माँ के साथ गद्दारी की है। जो लोग ऐसे माइग्रेट करके जाते हैं, ठीक है मेरे फैमिली प्रॉब्लम में जा रहा हूँ और चीज है, मगर जो असाइलम लेते हैं दुनिया के, आप कनाडा में जाएं, आप अमेरिका में जाएं, जहां जाएं, आप लंदन में जाएं, पता चलता है कि भाई ये सिख कम्युनिटी ने लिया हुआ है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी ने लिया हुआ है, ये हिंदू कम्युनिटी ने लिया हुआ है। ये जब असाइलम सामने आते हैं, और मोस्ट प्रॉब्लली 90% असाइलम जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने आते हैं दुनिया के अंदर, हम देखते हैं। मैं उस वक्त भी उनको भी कहता हूं कि ये चीजें गलत है। जो इस किस्म के असाइलम लेते हैं, जो अपनी धरती माँ से इस किस्म की गद्दारी करते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते हैं। मैं समझता हूं इंडिया के अंदर जो सिटीजन एक्ट का होना, साथ में ऐसा वाकया होना, ये एक आईना है पूरी दुनिया के अंदर हिंदू कम्युनिटी के लिए, जो समझते हैं कि सेफ हेवन है हमारे लिए इंडिया की धरती, और स्पेशली बीजेपी की गवर्नमेंट। उनको पता चले कि 8 साल के बाद भी दिखावे के हाथ और दांत दो और है,
और खाने के और हैं। ये आप जो आपको दूर से सरसब्ज बाग नजर आता है, वो सरसब्ज बाग नहीं है, वो कांटे की हार है। तो उनको ये देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मैं समझता हूं इस केस को एक टेस्ट केस समझ के यहाँ पे हाईलाइट भी करना चाहिए। उसकी जो रिपोर्ट वहां पे जो मिले हमारी दिल्ली हाई कमीशन को, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में, वो रिपोर्ट भी यहाँ पे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू पब्लिक होनी चाहिए कि ये लोग जो गए थे कब गए, क्या इशू हुआ, उनको क्या फैसिलिटी दी गई, क्या उनकी दवाएं थी और क्या वहां पे दवाएं पूरी हुई नहीं हुई। तो कम से कम यहाँ से आज भी जो लोग जो इस किस्म का सोच रहे हैं कि हम हालात हर जगह पे आदमी के नसीब में जो लिखा होता है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर रामेश कुमार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो मामला इस वक्त भारत के अंदर जारी है, इस पर खुद जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं जो शशाद्री चिड़ी, उन्होंने द प्रिंट के अंदर लिखा है बड़े वाशगाफ अल्फाज के अंदर कि बाबरी मस्जिद का केस का फैसला शायद पहला मौका है जब अदालत की लड़ाई के नतीजे में सदियों से फैली एक जद्दोजहद का बाब बंद हो गया है। अयोध्या का फैसला हिंदुओं के लिए किसी पेशगी शर्त के बगैर है। इस फैसले से उन्हें किसी मुकद्दस इबादतगाह, अकीदे या फिर शनाख्त पर अपना दावा तर्क नहीं करना पड़ा। कदीम काशी और मथुरा मंदिरों की जियारत करने वाले अकीदतमंदों को ऐसी मसाजिद को बर्दाश्त करना पड़ता है जो मुगल दौरे हुकूमत के दौरान मंदिरों के ढांचे का हिस्सा बन गई हैं। हिंदू कदीम मुकद्दस इबादतगाहों से मुत्तसिल इन मसाजिद की मौजूदगी से जो हिंदुओं के जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। बीजेपी और आरएसएस के 3 अहम मुकद्दस हिंदू मकामात पर दावा करने के असल एजेंडे का 1/3 हुसूल हासिल हो गया है। राम मंदिर की सूरत में हासिल हुआ है। हो सकता है कि काशी और मथुरा की आज़ादी को भी किसी एहतजाज की ज़रूरत ना हो। ये तमाम तर मामला है जिससे इनकी सोच वाज़ेह होती है, आया होती है कि मोदी हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है और किस रविश के ऊपर गामजन है। बारकैफ वहाँ पर यकीनन हिंदू कम्युनिटी भी किसी सूरत महफूज नहीं है, और खुसूसन वो जिन्हें ये झांसा दिया जाता है दोहरी शरीयत के मामले के ऊपर, शरीयत के कानून के मामले के ऊपर, यकीनन वो भी वहाँ पर महफूज नहीं है। और ये मामला आपके सामने रखा है। रामेश कुमार साहब ये कह रहे हैं कि इस मामले को इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उठाएंगे और ताकि वहाँ पर बसने वाली जो कम्युनिटी है उसकी आवाज़ भी उजागर हो, और ख़ासतौर पर कम्युनिटी को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि असाइलम सीख करने के लिए जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो इस रविश से बाज आ जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मस्जिद सजदागाह आदम, जहां बेइख्तियार सर झुकाने का दिल करता है। अपने दिल की बातें खालिक कायनात के सामने रखी जाती हैं। रुकू व सुजूद, क़याम और तकबीरात में सिर्फ और सिर्फ उसकी वहदानियत का ऐलान किया जाता है। मस्जिद में बेचैन रूह को सुकून मिलता है। खाना खुदा में क़याम बेताब निगाहों में ठहराव का बाइस बनता है। इबादत और रियाजत के लिए मस्जिद का इंतखाब किया जाता है। इस्लाम के अव्वलीन दिनों में मस्जिद मुशावरत, सियासत और तबलीग का मरकज़ होती थी। मुसलमान फातिहीन दुनिया में जहाँ जहाँ पहुँचे उन्होंने मसाजिद बनाई ताकि नौ मुस्लिमों की तरबियत की जा सके, मुसलमान सिपाही नमाज अदा कर सकें। इन्हीं मसाजिद में सिपा सालार वफूद से मुलाकात करते थे। फिर वक्त तब्दील हुआ, तहजीब व सकाफत में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, जदीद दौर का आगाज़ हुआ। तरक्की के नाम पर तहजीब का कत्लेआम किया गया। बड़ी मसाजिद नमाजियों से खाली होने लगी और पुरानी और तारीखी मसाजिद शादियों के फ़ोटोशूट्स, फिल्मों की अक्सबंदी और सोशल मीडिया के लिए खूबसूरत मंजर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद और मस्जिद वज़ीर खान का तकद्दुस फजूल रसूमात के नाम पर पायमाल किया जाता है। इस तकद्दुस की पायमाली में महकमा औकाफ की बराह रास्त यकीनन उनकी इन्वॉल्वमेंट है। इंतज़ामिया पर ब्राइडल शूट, फिल्म शूटिंग के लिए तयशुदा रकूम वसूल की जाती हैं। रुपए वसूल करने के बाद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन जाती है। गुज़श्ता दिनों सबा कमर और बिलाल सईद का गाना मस्जिद वज़ीर खान में फिल्माए जाने पर हंगामा बरपा हुआ। बिलाल सईद ने तो फौरी तौर पर कौम से माफ़ी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस भी लिया, जिसके बाद महकमा औकाफ ने मस्जिद के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मस्जिद में शूटिंग की इजाज़त किसने दी। सवाल तो ये भी है कि सिर्फ चंद हज़ार रुपए की खातिर मस्जिद का तकद्दुस क्यों पामाल किया गया। मस्जिद में गाने की शूटिंग पर सवाल करने वाले मुसलमान क्या खुद से सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने मस्जिद को कितना आबाद किया। अब यही नहीं है बल्कि चंद सिक्कों की खातिर मसाजिद की बेहुरमती दरअसल हमारी उस लालच और भूख को जाहिर करती है जिसका मिटना कभी मुमकिन नहीं है। यकीनन ये भूख ही है जिसके बायस इंसान ज़हनी तौर पर दौलत का पुजारी हो जाता है। इसी भूख का एक मंजर गवर्नर साहब की तकरीब में भी देखा गया है, जहां एक तकरीब के दौरान टाइगर फोर्स के जवान जूस और चिप्स पर टूट पड़े। ये मंजर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतजामिया के लाख मना करने के बावजूद ये नौजवान पीछे नहीं हटे। सिक्योरिटी का अमला भी सर पकड़ कर बैठा रहा।
गवर्नर पंजाब ने किफायतशारी मुहिम इख्तियार करते हुए जूस और चिप्स मंगवाए थे, लेकिन शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि टाइगर फोर्स के जवान जूस को देखकर भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देंगे। शायद उन्हें इस बात का इदराक नहीं है कि ये नौजवान तो बिरयानी की एक प्लेट पर अपनी सियासी हमदर्दियां बदल लेते हैं। कीमे के इग्नान पर यह बात वो सियासतदान को असम्बली में पहुंचा सकते हैं। अगर इन्हें इल्म होता गुज़श्ता 70 सालों से मुल्क पर इसी भूख का राज है, कौम के जहनों पर लालच सवार है। यही भूख और लालच मुल्क की तकदीर बदलने में सबसे बड़ी रुकावट भी दिखाई देती है ज़ाहिरी तौर पर। शायद गवर्नर पंजाब को अगर इस बात का इदराक हो जाता तो जूस की चंद पैकेट्स कभी ना मंगवाते। वो तकरीब के अख्ताम पर यकीनन कुछ कुकीज़ बांटते, कुछ टॉफ़ीज़ देते, नौजवानों में डिस्ट्रीब्यूट होती, तकरीब भी शानदार हो जाती और उन्हें तकरीर भी करने का मौका मिल जाता। लेकिन जूसेस और चिप्स ने तकरीब में तो बदमज़गी पैदा कर दी, लेकिन इस बदमज़गी के दौरान उन्हें अपना पैगाम पहुंचाने का मौका भी मैसर नहीं आ सका। पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली के लिए ज़हन से भूख और लालच के फैक्टर्स को निकालना होगा। बिरयानी, कीमे वाले नान और जूस की खातिर कौम की तकदीर तबाह करने वाले रवैयों का कला कमा करना होगा। ये तभी मुमकिन होगा जब भूख से हासिल हो सकेगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।